यस बेटे, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. देन अदर नेम फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीसेक्राइड्स. ठीक है. सेक्राइड वर्ड का इटसेल्फ मीनिंग होता है शुगर मॉलिक्यूल्स एंड पॉली मीन्स मेनी. ठीक है. जब बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एंड टू एंड ज्वाइन हो रखे होते हैं एक चेन लाइक फैशन में, और सभी के बीच में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे आपको बताया था कि प्रोटीन्स हैं अगर, तो उसके अंदर बॉन्ड्स जो प्रेजेंट होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, इसीलिए हम उन्हें पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं. पर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम पॉलीसेक्राइड्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें हर एक जो शुगर मॉलिक्यूल है उसके बीच में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है. ठीक है बेटे. दोनों बॉन्ड्स में एक ही सिमिलैरिटी है, दोनों बॉन्ड्स में ये सिमिलैरिटी है कि जब भी वो बॉन्ड फॉर्म होंगे तो हमेशा वन मॉलिक्यूल जो वाटर है उसका रिमूवल होगा. ठीक है बेटे. वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इट रिमूव्स व्हेनेवर a glycosidic bond is formed और a peptide bond is formed. ये आप याद रखेंगे. कैसे वो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है वो मैं आज आपको बताऊंगी, पर उससे पहले हम प्रॉपर्टीज देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की. ठीक है. यू मस्ट रिमेम्बर these polysaccharides और carbohydrates they are always found in the acid insoluble pool during chemical analysis. ठीक है. जब भी हम केमिकल एनालिसिस करते हैं तो जो हमें एसिड इनसॉल्युबल पूल मिलता है जिसे हम रिटेंटेड कहते हैं, उसी के अंदर सारे बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं. तो इससे हमें एक चीज पता लगती है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 10,000 डाल्टन से ज्यादा है. ओके बेटे. फिर कहता है कि हम कह सकते हैं कि दे आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स. इसमें खूब सारे शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चेन लाइक फैशन में अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स. तो हमें शुगर मॉलिक्यूल्स की लॉन्ग चेन्स यहाँ पे नजर आती है. ठीक है. और आप अपीयरेंस कैसा है, तो अपीयरेंस में वो थ्रेड लाइक हमें नजर आते हैं. और इसमें काफी सारे कहते हैं कि मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. ठीक है. तो मोनोसेक्राइड्स क्या होती हैं, किसी भी पॉलीमर की सिंपलेस्ट यूनिट्स जो हैं उनको हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं. तो इस तरह से कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनकी भी सिंपलेस्ट यूनिट्स हैं. ठीक है. जो कि शुगर मॉलिक्यूल्स हैं. हम कहते होते हैं ना कई बार कि सिंपलेस्ट शुगर जो है वो ग्लूकोज होता है. तो काफी सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनके अंदर उनकी मोनोमेरिक यूनिट्स जो हैं वो ग्लूकोज होती है. ओके बेटे. अब यहाँ पे उसने एक एग्जांपल बताया. देयर इज वन कार्बोहाइड्रेट एंड इट इज सेलुलोज. काफी ज्यादा मिलता है हमें. ठीक है. प्लांट सेल जो है उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट है. सभी स्टूडेंट को मालूम है कहाँ पर है, कहाँ पर है. प्लांट सेल जो है उसके अंदर सेल वॉल में प्रेजेंट है. ठीक है बेटे. अब वो कहते हैं कि ये सेलुलोज जो है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, पर ये बहुत सारी जो है ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना हुआ है. तो देखो सारे के सारे ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं जब क्या करती हैं, चेन लाइक फैशन में अटैच हो जाती हैं, उनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एस्टैब्लिश हो जाते हैं, तो फिर वो लेटर ऑन क्या बनाती हैं, सेलुलोज बनाती हैं. तो इसलिए वो कहते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स जो कि एक ही तरह की मोनोसेक्राइड से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें हम होमोपॉलीमर कहते हैं. तो अगर हम सेलुलोज की बात करें तो हम कहते हैं कि सेलुलोज में सारी यूनिट्स जो है वो किसकी हैं, ग्लूकोज की हैं. इसका मतलब सेलुलोज जो है वो किसका एग्जांपल है, एक होमोपॉलीमर का एग्जांपल है. ओके बेटे. उसी तरीके से अनदर कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसके अंदर हमारे पास क्या आ सकता है, स्टार्च आ सकता है. तो स्टार्च आपने आराम से सुना हुआ है. जब आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था तो आपको ये बताया था कि स्टार्च जो है उस फॉर्म में फूड जो है वो प्लांट के अंदर स्टोर होता है. और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में ये फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है वो भी आपको अच्छे से मालूम है. ठीक है. तो एनिमल बॉडी है उसके अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है एंड प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. तो ये ग्लाइकोजन और स्टार्च जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के ही एग्जाम्पल है. ओके बेटे. सी द नेक्स्ट वन. अब वो कहता है कि इसके अलावा कई सारे और कार्बोहाइड्रेट्स हैं. देखो यहाँ पर उसने आपको प्लांट सेलुलोज के बारे में बताया हुआ है. ठीक है. ये यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है. इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हमने यहाँ ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ उसको देख लेंगे एक बार. तो आपको देखो कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसके अंदर जो है एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग नजर आ रहा है. देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है. और 6th कार्बन जहां पर होना चाहिए था उसकी जगह पे एक हेट्रो एटम आ गया है एंड दैट इज ऑक्सीजन. इसका मतलब इसका जो रिंग होता है वो एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है. सारे कार्बन उसमें प्रेजेंट नहीं होते, एक कार्बन की जगह पे सब्स्टिट्यूशन होके वहां पे ऑक्सीजन आ जाता है. ओके बेटे.
अब देखो इस तरीके से सारे के सारे जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स हैं वो आपस में अटैच हो रखे हैं। ठीक है, कैसे अटैच हो रखे हैं, देखो यहाँ पे एक बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, COC बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। ठीक है बेटे, तो ये COC बॉन्ड जो है वो किस तरीके से फॉर्म हुआ है, जब वो कहते हैं कि दोनों रिंग्स के जो एडजेसेंट कार्बन है उसमें से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, तो बाकी बचे हुए जितने भी इसके अंदर एटम्स हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, तो COC टाइप ऑफ लिंकेज हमें नजर आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है बेटे, अभी घबराना नहीं है इसमें कोई भी, ये बॉन्ड कैसे बना है उसके पीछे मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है, उसमें आपको वाटर मॉलिक्यूल निकलते हुए नजर आएगा। फिलहाल आपने इतना याद रखना है कि अगर हम प्रोटीन्स के केस में CONH को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स में हम COC लिंकेज को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे आपको सेल वॉल का स्ट्रक्चर उसने बताया हुआ है कि सेल वॉल जो है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, ये फाइब्रस होता है नेचर में, और सेलुलोज जो है उसके कॉम्पोजिशन को फॉर्म करता है, और इसी की वजह से जो सेल वॉल है वो काफी ज्यादा रिजिड होती है। तो जब भी हम सेल वॉल के बारे में बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं ना कि प्लांट सेल जो है उसके अंदर एक आउटरमोस्ट बाउंड्री है जो काफी टफ है, रिजिड है, और वो क्या है, उसकी सेल वॉल है। और वो उसकी रिजिडिटी जो है वो किसकी वजह से है, उसमें प्रेजेंट सेलुलोज की वजह से है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ओके बेटा, देयर इज वन एंड अदर एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इनुलिन। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट इसको इंसुलिन नहीं समझेगा, इट इज इनुलिन एंड इट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से वो कहता है कि इनुलिन जो है वो तब फॉर्म होता है जब खूब सारे फ्रक्टोज जो हैं वो ज्वाइन होकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, और सभी फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, तो बनने वाला पॉलीमर कौन सा होता है, इनुलिन होता है। तो दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन कि what is the monomeric unit of the polymer inulin, then you must remember it is fructose। अगर आपसे पूछा जाता है कि सेलुलोज की मोनोमेरिक यूनिट कौन सी है, तो सभी स्टूडेंट को मालूम है कि सेलुलोज की मोनोमेरिक यूनिट कौन सी है, ग्लूकोज है। अगर इनुलिन की पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी मोनोमेरिक यूनिट कौन सी है, फ्रक्टोज है। ओके बेटे, अब देखो शुरू में मैंने आपको बताया कि पॉलीसेक्राइड चेन जो है वो एक थ्रेड की तरह नजर आती है, तो उसमें वो कहते हैं कि अगर वो एक थ्रेड या एक रॉड की तरह है, तो हर एक रॉड जो है उसके 2 एंड्स होते हैं, तो उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट की ये जो चेन है उसके भी 2 एंड्स है। ठीक है बेटे, एक उसका राइट हैंड एंड है और एक उसका लेफ्ट हैंड वाला एंड है। तो राइट वाला जो एंड है उसको हम उसका रिड्यूसिंग एंड कहते हैं, और जो लेफ्ट एंड होता है उसको हम उसका नॉन रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। ठीक है, तो इमेजिन करिए कि आपके हाथ में एक थ्रेड है और 2 स्टूडेंट जो है उन्होंने उसको पकड़ा हुआ है दोनों तरफ से, तो एक तरफ से जिस स्टूडेंट ने राइट हैंड साइड से पकड़ा हुआ है वो उसका राइट हैंड है, और जिसने लेफ्ट हैंड साइड से पकड़ा हुआ है वो उसका लेफ्ट हैंड है। ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि वो पूरा का पूरा थ्रेड जो है वो सिंगल थ्रेड नहीं है, उसमें से और भी कई सारी ब्रांचेस अराइज होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसका एक लॉन्ग थ्रेड होता है, पर उस थ्रेड में से साइड ब्रांचेस भी आगे अराइज होती हैं। उसका राइट हैंड एंड जो है उसको रिड्यूसिंग एंड कहते हैं, और लेफ्ट हैंड को क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। ओके बेटे, अब देखो उसके बाद आपको ये स्टार्च के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो स्टार्च है वो भी किसका एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और कैसा स्ट्रक्चर रखता है, वो हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर रखता है। ठीक है, देखो नेम से ही पता लग रहा है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का थ्रेड तो होगा, पर उसके अलावा कुछ साइड ब्रांचेस भी उस थ्रेड के ऊपर प्रेजेंट होंगी, और उन सभी साइड ब्रांचेस ने क्या फॉर्म किया हुआ है, हेलिक्स फॉर्म कर लिए हुए हैं। ठीक है, तो साइड ब्रांचेस जो है उसके काफी सारे फोल्ड बन गए हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि जब आप स्टार्च का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो आपको इस तरह के काफी सारे उसमें हेलिक्स और फोल्ड नजर आते हैं। तो इसलिए जब आप क्या करते हैं, स्टार्च मॉलिक्यूल जो है उसका आयोडीन टेस्ट करते हैं। ठीक है बेटे, अगर आपको याद आ रहा हो 10th में हमने उसका आयोडीन टेस्ट जब किया था, तो सभी स्टूडेंट जो है वो कौन सा कलर बताते हैं आयोडीन का, ठीक है बेटे, ब्लू ब्लैक। ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है ना। तो अब वो कहते हैं कि ये ब्लू ब्लैक कलर कैसे आ गया, क्योंकि ये जो आयोडीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जब ये स्टार्च के साथ रिएक्शन करते हैं, तो उस समय स्टार्च जो है उसके अंदर क्या है, एक हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, फोल्ड प्रेजेंट है। तो ये जो आयोडीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसके अंदर जाके फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, और उसी की वजह से जब भी हम स्टार्च का आयोडीन टेस्ट करेंगे तो हमें कौन सा रंग नजर आएगा, वही कलर नजर आएगा जो कि आयोडीन का कलर है। तो आयोडीन का कलर अप्रोक्सीमेटली ब्लू ब्लैक, डार्क ब्लू ब्लैक कलर होता है।
तो इसीलिए हमें हमेशा स्टार्च टेस्ट के दौरान ब्लू ब्लैक कलर नजर आता है। ओके बेटे, अब देखो उसी के साथ उसने सेलुलोज को कंपेयर किया है, तो कहते हैं कि जो स्टार्च होता है उसमें तो मेन थ्रेड के अलावा साइड ब्रांचेस भी होती हैं जिसके हेलिक्स बन जाते हैं, पर जो सेलुलोज है उसके अंदर इस तरह के कोई कॉम्प्लेक्स हेलिसेस नहीं बनते। इसलिए जब आप सेलुलोज का आयोडीन टेस्ट करते हैं तो आपको इस तरह का कोई ब्लू ब्लैक कलर नजर नहीं आता, क्योंकि आयोडीन मॉलिक्यूल्स जो है वो सिर्फ किसके अंदर ट्रैप होते थे, हेलिक्स में ट्रैप होते थे, और सेलुलोज में इस तरह के कोई हेलिक्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए आयोडीन मॉलिक्यूल्स वहां ट्रैप नहीं हो पाते और इसलिए वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं देते। दिस इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स बेटे? यस बेटे, शैल आई प्रोसीड? यस मैम। देखो यहाँ पे आपको स्टार्च का ना स्ट्रक्चर दिखाया गया है। देखो बेटे साथ में उसने आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बनते हुए दिखाए हुए हैं। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया है कि हमारे पास जो है कैसा रिंग प्रेजेंट है, एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, 6 पोजीशन है उस रिंग के ऊपर, पर उसकी 5 पोजीशंस तो हैं। देखो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है बेटे, 5 पोजीशंस पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, पर जो 6th पोजीशन है वहां पे कार्बन को सब्स्टिट्यूट करके रिंग में से यहाँ पे क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है। ओके बेटे, उसके बाद देखो 5वां वाला जो, मान लो मैं इसको 5वां कार्बन मान रही हूँ, अभी मैं इसका नॉमेनक्लेचर नहीं कर रही, ठीक है, अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर करती तो देखो मुझे यहाँ से करना पड़ना था ना ऊपर से, क्योंकि यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं, तो इसको मैं कार्बन नंबर 1 मानूंगी, इसको 2 मानूंगी, देन 3 4 5 एंड देन ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसा ही है ना? तो देखो अब वो कहते हैं कि ये वाला जो कार्बन है जो एकदम ऑक्सीजन के साथ वाला कार्बन है उसके ऊपर, ठीक है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, देखो मैंने इसको हाइड्रोक्सी मिथाइल क्यों कहा, क्योंकि CH4 मीथेन होता है और मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन हट जाए तो CH3 रह जाता है और वो क्या होता है, मिथाइल होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, CH3 ही था पहले, पर उसमें से एक H जो है उसकी जगह किसने ले लिया है, OH ने ले लिया है, इसीलिए इसका नेम है हाइड्रोक्सी मिथाइल। ये चीज समझ आ रही है बेटे सभी बच्चों को? यस बेटे, ये चीज देखो फिर से समझेंगे। मैंने आपको ये बोला है कि हमारे पास जो है यहाँ पर 6 पोजीशन वाला एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, उसके अंदर कितने कार्बन है, कार्बन उसके अंदर कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, और उसके बाद ये वाले को अगर मैं इधर से गिनना शुरू किया मैंने, इसको मैं 5वां कार्बन मान रही हूँ, ठीक है बेटे, तो इसके ऊपर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है जिसका नाम है हाइड्रोक्सी मिथाइल। इसको मैंने हाइड्रोक्सी मिथाइल इसलिए कहा क्योंकि 2 मिनट के लिए आप OH को भूल जाइए तो इसका मतलब यहाँ पे CH3 था, ठीक है बेटे। अब उस CH3 में से एक H जो है उसकी जगह किसने ले लिया है, OH ने ले लिया है, इसलिए इसका नाम है हाइड्रोक्सी मिथाइल, ठीक है। बाकी देखिए बाकी पोजीशन पे हर एक कार्बन जो है उसके साथ एक पोजीशन पे H और एक पे OH जुड़ा हुआ है, फिर OH फिर H जुड़ा है, फिर H और फिर OH जुड़ा है, पर इस कार्बन को ध्यान से देखिए, जो कार्बन ऑक्सीजन के बिल्कुल पास है उसमें एक पोजीशन पे H है पर दूसरी पोजीशन पे CH2OH है, ठीक है बेटे। अब उसी तरीके से देखो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है और इसी के एडजेसेंट रिंग वाला जो दूसरा कार्बन है, ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि हर एक कार्बन के ऊपर एक H और एक OH प्रेजेंट है, इसका मतलब इस कार्बन पे भी एक H और एक OH प्रेजेंट था, और इसी तरीके से इस कार्बन पे भी एक H और एक OH प्रेजेंट था। तो आपने इसमें से क्या करना है, किसी भी एक कार्बन में से एक H ले लेना है और दूसरा वाला कार्बन जो है उसमें से पूरा OH उठा लेना है, तो फिर H और OH मिलके क्या बना देंगे, H2O बना देंगे और वो निकल जाएगा, ठीक है बेटे। पर देखो अगर मैंने इसमें से पूरा OH लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें से मैंने सिर्फ एक H लिया है तो इसका मतलब इसका O अभी भी बचा हुआ है, तो फिर ये O जो है वो इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा और हमारे पास COC बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो COC बॉन्ड है ये यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। अब अनम्यूट करेंगे सभी बच्चे अपने आप को और मुझे बताएंगे कि किस बच्चे को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं समझ आया। यस बेटा, किस स्टूडेंट को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड समझ नहीं आया है, ईमानदारी से बताएंगे, ये गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। स्पीकर, हाँ जी स्पीकर। नहीं मैम। नहीं आया, मानव नहीं आया बेटे? यस मैम।
देखो अब ध्यान से देखो, फिर से देखो, मैं बता रही हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, उसमें कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है। और जो पांचवा कार्बन जिसको मैं कह रही हूँ, अगर मैंने यहाँ से गिनती शुरू की है तो ये पांचवा हुआ ना, तो पांचवा कार्बन जो है उसके ऊपर CH2OH ग्रुप है, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल इसका नेम है। क्योंकि जब यहाँ पे OH ग्रुप नहीं था उस समय यहाँ पे CH3 था, और जब उसका एक हाइड्रोजन उसमें से हट गया तो उसकी जगह पे कौन आ गया, OH आ गया, इसीलिए इसका नेम है हाइड्रोक्सी मिथाइल। ठीक है, ये तो इसके नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड बात है। अब वो कहते हैं कि इस तरह के सारे हमारे पास अलग अलग मोनोमर्स प्रेजेंट है, और सभी मोनोमर्स में कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक्चुअली बना कैसे। तो देखो आपने एक चीज याद रखनी है कि जितने भी इसमें रिंग में कार्बन कार्बन प्रेजेंट है ना, उन सभी कार्बन पे एक साइड पे साइड चेन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और दूसरी तरफ क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है। ठीक है बेटे, हर एक के साथ इसी तरीके से है। देखो यहाँ H है, यहाँ OH है, तो फिर यहाँ पे OH है, यहाँ H है, फिर H है, फिर OH है, इस तरह से ऑल्टरनेट तरीके से वो अटैच हो रखे हैं। सिर्फ लास्ट वाला जो कार्बन है उसको आपने ध्यान में रखना है, उसमें एक पोजीशन पे CH2OH है और एक पे अकेला H है। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि ये दो एडजेसेंट कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बना। तो देखो इस कार्बन को, अगर मैं बात करूं इस कार्बन की, तो इसमें मुझे एक H नजर आ रहा है, इसका मतलब नीचे भी इसके क्या होना चाहिए था, OH होना चाहिए था ना। उसी तरीके से ये वाला कार्बन का भी मुझे एक H नजर आ रहा है, इसका मतलब नीचे क्या होना चाहिए था, OH होना चाहिए था। ठीक है बेटे, मैंने वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, इसका मतलब मुझे एक H की जरूरत है और मुझे कितने OH की जरूरत है, एक OH की जरूरत है। ठीक है, अब दोनों में से मैं कुछ भी उठा सकती हूँ। देखो ये वाला कार्बन अगर मैं लेती हूँ, सपोज करिए मैंने पहला वाला जो कार्बन है जिसपे मेरा कर्सर है उसमें से पूरा OH ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी तो OH प्रेजेंट है, तो इसमें से मैं पूरा OH थोड़ी लूंगी, मैंने OH यहाँ से ले लिया है, तो इसका मतलब इसमें से मैं क्या लूंगी, H लूंगी। ठीक है, इसमें से मैंने H ले लिया, इसका मतलब इसका O अभी बचा हुआ है ना, तो वो O यहाँ पे सेंटर में आ गया है। तो इस तरह से दोनों कार्बन जो है वो O के द्वारा अटैच हो गया और हमारे पास बॉन्ड बन गया COC। तो दिस बॉन्ड इज नोन एज द ग्लाइकोसिडिक। ठीक है, देखो फर्स्ट कार्बन में से मैंने क्या लिया है, OH लिया है, एंड दूसरे कार्बन में से मैंने सिर्फ H लिया है, तो OH एंड H मिलकर H2O बना देंगे। इसमें से मैंने सिर्फ H लिया था, इसका मतलब इसका O अभी भी बचा हुआ है, तो वो इन दोनों के आपस में ज्वाइन कर देगा, हमारे पास COC लिंकेज बन जाएगा, एंड दैट इज नोन एज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दिस इज क्लियर बेटे? Yes, this is Yes, clear. ma'am. I will again take it Yes, again. ma'am. Okay. Yes, No ma'am. problem. ओके सी है, यहाँ पे देखो उसने कैसे किया, ये भी वही बता रहे हैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा ये बड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर है क्योंकि ये काइटिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, काइटिन विच इज आल्सो नोन एज फंगल सेलुलोस भी कहते हैं हम इसे, क्योंकि फंजाई जो होती है ना उसके सेल वॉल में सेलुलोस नहीं प्रेजेंट होता, उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, काइटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसमें ये उसका स्ट्रक्चर बताया गया काइटन का, हमने इसको कोई मेमोराइज नहीं करना है, याद नहीं करना है आपने, सिर्फ इतनी सी जगह जो है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ जहां मेरा कर्सर घूम रहा है। देखो ये कार्बन है और ये भी कार्बन है। ठीक है बेटे, अभी मैंने बताया कि कार्बन जो है उसमें एक साइड पे H, इसका मतलब दूसरी साइड पे अंडरस्टूड है कि क्या होगा, OH होगा। अगर मैं यहाँ दूसरे वाले कार्बन, दूसरे वाले रिंग की बात कर रही हूँ, उसके कार्बन पे अगर मुझे H नजर आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, OH होगा। ऐसा ही है ना। तो अब वो कहता है कि पहले वाले कार्बन में से, देखो ये वाला जो कार्बन है इसमें से मैं पूरा OH उठा लेती हूँ इसका, और दूसरा वाला कार्बन जो है इसकी भी इस पोजीशन पे OH प्रेजेंट है, तो मैंने OH यहाँ से ले लिया है, तो यहाँ से मैं सिर्फ H लूंगी, तो OH और H मिलके क्या बन जाएंगे, वाटर बन जाएंगे। इसका O बचा हुआ है तो वो इन दोनों कार्बन को आपस में ज्वाइन कर देगा, और इस तरह से COC वाला जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ओके बेटे, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन। ये सारी चीजें हमें लिख के करने से आएंगी, अगर हम इसे लिख लिख के करेंगे तो हमें ये समझ आ जाएंगी। बॉन्ड बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि हर एक कार्बन में एक H और एक OH होता है, इसमें भी इसी तरीके से है। तो एक साइड से आप पूरा OH ले लो, एक साइड से आप एक H ले लो, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और जो O बचेगा वो दोनों कार्बन के सेंटर में आ जाएगा और क्या बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। ओके बेटा, सी
उसके बाद उसने ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, प्लांट सेल वॉल्स जो है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कहते हैं कि प्लांट से मिलने वाले जो प्रोडक्ट है जैसे पेपर है, ठीक है, पेपर हम किससे ऑब्टेन करते हैं, प्लांट पल्प से ऑब्टेन करते हैं। उसी तरह से कॉटन के अगर फाइबर्स हैं तो ये सारी चीजें जो है वो किससे बनी हुई है, सेलुलोज से बनी हुई है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि सेलुलोज जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, पर देयर आर सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर वेरी मच कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इस तरह के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो हाईली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनमें कई बार क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल्स के अलावा, ठीक है बेटे, कोई दूसरे उसके अंदर ग्रुप्स आके अटैच हो जाते हैं। जैसे कई बार अमाइनो ग्रुप जो है वो शुगर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो गए हैं, तो देखो यहाँ पे हम उसका नेम रख रहे हैं ग्लूकोज अमाइड। आराम से पता लग रहा है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल था और उसके साथ क्या अटैच हो गया, आके अमाइन अटैच हो गया, यानी NH2 अटैच हो गया, ठीक है। ऐसे कई सारे यूनिट्स जो है आपस में जुड़ी हुई हैं ग्लूकोज अमाइन की, तो ये एक पॉलीमर बन गया, एक पॉलीसेक्राइड बन गया। फिर देखो उसके बाद अगला वाला देखो, एन एसिटाइल ग्लैक्टोज अमाइन, मतलब मॉलिक्यूल हमारे पास मेन शुगर कौन सी है, ग्लैक्टोज है, पर ग्लैक्टोज जो है उसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच हो रखा है, NH2 ग्रुप अटैच हो रखा है। और कहता है कि जहां पे NH2 ग्रुप अटैच हो रखा है ग्लैक्टोज शुगर में, ठीक है बेटे, उस अमाइन टर्मिनल पर, उस अमाइन के जो नाइट्रोजन एटम है उसके ऊपर क्या, कौन सा ग्रुप अटैच हो रखा है, एसिटाइल ग्रुप अटैच हो रखा है, ठीक है बेटे। अब कोई स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं कि एसिटाइल ग्रुप जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा केमिस्ट्री में, एसिटाइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होगा बेटे। चलिए एसिटिक एसिड का फॉर्मूला याद रखिए, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, पिछले साल ही पढ़ के आए ना, CH3, CHCOH। यस CH3COOH, यही है ना एसिटिक एसिड का, ठीक है बेटे। अगर इसका मैं आयोनाइजेशन करवा दूं, मतलब इसका मैं ब्रेक डाउन कर दूं, तो देखो CH3COOH एसिटिक एसिड होती है। जब इसका आयोनाइजेशन होगा तो ये ब्रेक होने के बाद क्या बन जाएगी, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यही होगा, ठीक है बेटे। H पॉजिटिव यहाँ पे प्रोटॉन की फॉर्म में है तो वो इससे अलग हो जाएंगे, और मेरे पास सिर्फ ग्रुप बचा है CH3COO नेगेटिव। दिस ग्रुप इज नोन एज द एसिटाइल ग्रुप। अब देखो इस कंपाउंड का नाम फिर से देखो ध्यान से, एन एसिटाइल ग्लैक्टोज अमाइन का मतलब है कि मेन शुगर हमारी ग्लैक्टोज है, पर उस शुगर में, ठीक है, एक कार्बन के साथ कौन अटैच हो रखा है, अमाइन ग्रुप अटैच हो रखा है, और जहां पे वो अमाइन ग्रुप अटैच हो रखा है उस अमाइन ग्रुप के नाइट्रोजन के साथ कौन अटैच हो रखा है, आगे एसिटाइल ग्रुप अटैच हो रखा है, यानी नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा ग्रुप है, CH3COO नेगेटिव ग्रुप। ये चीज पता लगी बेटे, हाँ जी ये चीज पता लगी है, Yes, ma'am. ओके। झूठ Yes. नहीं बोलेंगे, कोई भी स्टूडेंट झूठ नहीं बोलेगा। अभी बताइए मुझे पता लग गया, फिर से बताओ, एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन Yes, कैसे ma'am. बने, कोई भी एक स्टूडेंट बताए मुझे एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन कैसे बने। हाँ जी, हु वांट टू स्पीक, एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन, व्हाट इज द मेन शुगर, मेन शुगर हेयर इज ग्लैक्टोज बेटे, Galactose. हाँ हाँ जी, ग्लैक्टोज है ना मेन शुगर, और उसके साथ कौन अटैच है, अमाइन ग्रुप अटैच है, यानी NH2 ग्रुप अटैच है। तो इमेजिन करो कि ग्लैक्टोज शुगर के कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, NH2 ग्रुप अटैच है, और NH2 ग्रुप जो है उसका जहां पे नाइट्रोजन एटम है उसके ऊपर कौन अटैच है, एसिटाइल ग्रुप अटैच है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, और अगर मैं उसका आयोनाइजेशन करवा दूं तो उससे दो आयन बनते हैं, केटाइन और एनाइन, ठीक है। तो CH3COO नेगेटिव ये तो उसका एनाइन हो गया, और H पॉजिटिव क्या हो गया, केटाइन हो गया। तो CH3COO नेगेटिव जिसको मैं एनाइन बोल रही हूँ वही यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप है, ओके बेटे। अब वो कहते हैं कि इसके अलावा आर्थ्रोपॉड्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, उसकी भी एक्सोस्केलेटन किससे बनी हुई होती है, काइटन की। तो कई बार आपके पैर के नीचे कॉकरोच आ जाता है, ठीक है, या कोई भी एक इंसेक्ट आ गया आपके पैर के नीचे, तो आवाज आती है, अगर आपने उस पर पैर रख दिया एक कड़क सी आवाज आती है, तो वो आवाज किस वजह से है, कि जब इंसेक्ट जो है उसके ऊपर आपका वेट आ जाता है तो उसका जो एक्सोस्केलेटन है वो काफी टफ होता है, हार्ड होता है, ठीक है, और वो
उस दौरान जो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा होता है, पर ज्यादा वेट कैरी ना करने की वजह से जो है उसका ब्रेकेज हो जाता है और ये आवाज उस ब्रेकेज के दौरान ही आपको सुनाई देती है। ठीक है बेटे, आप कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, जिसके अंदर दूसरे आके ग्रुप्स भी अटैच हो जाते हैं, वो ज्यादातर कैसे होते हैं, होमोपॉलीमर्स होते हैं। मतलब उसमें सारे के सारे मोनोमेरिक यूनिट्स एक जैसे ही होती है। ठीक है, तो सारी मोनोमेरिक यूनिट्स जो है वो एक जैसी होंगी। तो जनरली ये भी कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अक्सर जो है वो होमोपॉलीमर्स होते हैं, पर देयर आर सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर नॉट होमोपॉलीमर्स। गिव मी वन एग्जांपल ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट जो कि होमोपॉलीमर नहीं है। सोचो एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो होमोपॉलीमर नहीं है। देखो सेलुलोज तो है, अभी मैंने आपको बताया सेलुलोज जो है वो किससे बना हुआ है, ग्लूकोज से बना हुआ है। ठीक है बेटे, स्टार्च और ग्लाइकोजन भी है। चलिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप बताइए कोई ऐसा शुगर जो होमोपॉलीमर नहीं है, जिसके ब्रेकडाउन होने के बाद हमें दो अलग अलग तरह के मोनोमर्स मिलते हैं। याद आ रहा है कुछ? हाँ जी, देयर इज वन शुगर बेटे एंड इट्स नेम इज लैक्टोस शुगर। लैक्टोस शुगर, ठीक है, जब लैक्टोज शुगर का ब्रेकडाउन होता है तो हमें ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज मिलता है। हमेशा याद रखिए, व्हेन लैक्टोज इट अंडरगोस ब्रेकडाउन देन व्हाट वी ऑब्टेन ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, दो तरह के शुगर मिलते हैं। इसका मतलब ये एक हेट्रोपॉलीमर है, ठीक है, एक हेट्रो टाइप का पॉलीसेक्राइड है। ऐसे कई सारे जो है कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने आपको एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ। देखो बेटे ध्यान से, देखो इस तरह से हमें एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग नजर आता है। आपको केमिस्ट्री के अंदर उन्होंने समझाया हुआ है कि जहां पर भी कोई ग्रुप किसी पॉइंट पे अटैच होते हैं, अगर वहां पॉइंट पे कोई एटम मेंशन नहीं किया हुआ, इसका मतलब वहां पे कार्बन प्रेजेंट है। सभी बच्चों को मालूम है ना ये। देखो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऐसा ही है। ठीक है, अब देखो साइड ब्रांचेस में, साइड चेन्स में यहाँ पे NH लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे पहले NH2 था और उसमें से एक H का सब्स्टिट्यूशन करके यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया है, CH3COO ग्रुप आ गया। ठीक है, अब सब बच्चे सोच रहे होंगे कि COO तो नजर आ नहीं रहा। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमने कोई लर्न नहीं करना है, बस आपको ऐसे ही बताया गया है कि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है। अब देखो आपको एक फ्लो चार्ट नजर आ रहा है। ओके बेटा, देखो कितने तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोनोसेक्राइड्स, देन वी हैव डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। अगर सिर्फ एक ही शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो मोनोसेक्राइड है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है, सारे क्या है, मोनोसेक्राइड। अगर कहता है कि दो शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो फिर वो डाइसेक्राइड है। देखो सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ओके बेटे, ओलिगोसेक्राइड में कितने होंगे, 2 से लेकर 10 तक शुगर मॉलिक्यूल होंगे, 2 to 10 तक शुगर मॉलिक्यूल है। पैराफिनोज एंड देन वी हैव स्टाइकोज। ठीक है, उसके बाद पॉलीसेक्राइड में 10 से लेके कितने भी ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इसलिए हमने उन्हें कॉम्प्लेक्स बोला है ना, तो उसमें स्टार्च आ जाता है, ग्लाइकोजन आ जाता है, सेलुलोज आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें 3 इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। ये अगले साल एक पूरा चैप्टर है हमारे केमिस्ट्री के अंदर 12th क्लास में। ठीक है बेटे, देखो कितने कार्बन है ग्लूकोज के अंदर, हम हमेशा उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं ग्लूकोज का, हाँ जी क्या लिखते हैं, C6H12O6। यस वेरी गुड। देखो बेटे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड ये 6 कार्बन है। ठीक है, तो ग्लूकोज एक कैसा शुगर है, हेक्सोस शुगर है, 6 कार्बन वाला शुगर है। ठीक है, तो देखो कार्बन नंबर, चाहे इसको आप देखो अगर इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसको कार्बन हमें, यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है ऊपर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सिल और एल्डिहाइड ग्रुप में से किसको प्रेफरेंस देंगे हम, सोचिए। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को देंगे ना बेटे, तो यहाँ से हम इसकी नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 में कार्बन जो है उसमें हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। ठीक है, बाकी सभी में हमने बस ये चीज याद रखनी है कि H हमारे कहाँ पर एक जैसे हैं और OH कहाँ पर एक जैसे हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज का इस तरह का स्ट्रक्चर हमें नजर आता है,
फिर देखो ग्लैक्टोज का थोड़ा सा डिफर कर रहा है, बस बाकी चीजें सेम ही है लगभग। सिर्फ OH जो है उसकी पोजीशन यहाँ पे जो है आगे पीछे हो गई है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेकेंड ये कार्बन नंबर 4 के ऊपर देखिए। और उसी तरह से फ्रक्टोज जो है उसमें भी OH की पोजीशन को लेके थोड़े से डिफरेंसेस है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऊपर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप चला गया है, उसकी जगह पे यहाँ पर हमारे पास ठीक है CH2OH आ गया, कार्बोनिल ग्रुप आ गया, कीटोन आ गया है, उसके साथ CH2OH आ गया। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करने से हमें आएंगी चीजें। अभी हमें बायोलॉजी में ये रिक्वायर्ड नहीं है, पर अगले साल केमिस्ट्री में ऐसे खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो चैप्टर आपको 12th में इजी रहेगा। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेक्राइड एक शुगर से बने होते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया राइबोज शुगर। कहाँ पे सुना है राइबोज शुगर? सोचो, राइबोज शुगर कहाँ पे सुना है? RNA में सुना है ना? RNA में आपको बताया था कि RNA में शुगर कौन सा होता है? राइबोज होता है। और DNA में कौन सा होता है? डीऑक्सी राइबोज होता है। ठीक है बेटे, ग्लूकोज राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ये सारे मोनोसेक्राइड है। डाइसेक्राइड में 2 शुगर मॉलिक्यूल है, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। सब बच्चे पता लगाएंगे कि माल्टोज के अंदर कौन से शुगर है, कौन से 2 शुगर है। ठीक है बेटे, सुक्रोज में कौन से 2 शुगर है, लैक्टोज में कौन से हैं। लैक्टोज के मैंने बता दिए थे अभी आपको, ग्लूकोज एंड लैक्टोज है। बाकी 2 पता लगाएंगे कि सुक्रोज और माल्टोज में कौन से 2 शुगर है। ठीक है बेटे, 3 से 12 तक या 10 तक कई बार कंसीडर कर लेते हैं, तो वो ऑलिगोसेक्राइड है। और अगर बहुत सारे हैं तो फिर वो कौन से हैं? पॉलीसेक्राइड है। अब वो कहते हैं कि पॉलीसेक्राइड भी 2 तरह के हैं। अगर उनको बनाने वाले सारे मोनोसेक्राइड एक जैसे हैं, ठीक, तो फिर वो होमोपॉलीसेक्राइड है। और अगर उनको बनाने वाले मोनोसेक्राइड जो है वो अलग अलग तरह के हैं, तो फिर वो हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, ये सारे होमोपॉलीसेक्राइड है। ठीक है, पता लगाएंगे कि स्टार्च ग्लाइकोजन किससे बने हुए हैं, कौन सा इनका मोनोसेक्राइड है। और हेट्रोपॉलीसेक्राइड, ठीक है, कॉन्ड्रोइटिन, सल्फेट, देन हिपैरिन। हिपैरिन कहाँ पे सुना है? सोचो, हिपैरिन 9th क्लास में सुना है कहीं पर, 9th क्लास में। ब्लड एंटी क्लॉटिंग कंपोनेंट। हाँ, वेरी गुड। ठीक है बेटे, ब्लड को क्लॉट करने के लिए हमारे ब्लड के अंदर ये प्रेजेंट होता है हिपैरिन। ठीक है, पर आपको बताया था कि जब आपकी बॉडी जो है उसके ऊपर लीच चिपक जाती है, जोंक कहते हैं जिसको, तो वो क्या करती है? एंटी हिपैरिन सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड जो है वो नॉन स्टॉप उसकी बॉडी में जाता रहता है। ठीक है, और वो तब तक आपकी बॉडी में से अलग नहीं होगी जब तक आप उसकी बॉडी के ऊपर क्या नहीं स्प्रे करेंगे, सॉल्ट डालना पड़ता है उसकी बॉडी पे, फिर वो आपको छोड़ती है, अदरवाइज वो आपका नॉन स्टॉप ब्लड पीती रहती है। ठीक है, यहाँ पे वही चीजें द्वारा रिपीट की गई हैं। कितने तरह के हैं? सिंपल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। सिंपल में हमारे पास मोनो एंड डाई आ जाते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स जो है इसमें पॉलीसेक्राइड आ जाते हैं। ठीक है बेटे, तो इन सब के बारे में हमने पता लगाना है कि इनके अंदर कौन कौन सी शुगर्स प्रेजेंट है, जो डाइसेक्राइड है या जो पॉलीसेक्राइड है, ये हमें पता होनी चाहिए। अब हम न्यूक्लिक एसिड पे हैं। हम न्यूक्लिक एसिड अभी नहीं लेंगे, कल लेंगे, फिर टाइम हो जाएगा, अभी कम रह गया है। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई स्टूडेंट को दिक्कत तो नहीं बेटे? सभी बच्चों को क्लियर हो रही है चीजें? सभी बच्चों को क्लियर हो रही है? ये प्रेजेंटेशन मैंने अभी जितनी बनाई है वो मैं आपको सेंड कर दूं क्या आज, अगर रिवाइज करना है तो? आज मैं सेंड कर देती हूँ जितनी बनाई है, फिर जब पूरी बन जाएगी फिर मैं पूरी सेंड कर दूंगी। ठीक है बेटे, तो उतनी रिवाइज कर लो। हाँ ठीक है, ओके। अगर फिर भी कोई माइंड में क्वेश्चन आता है बाद में भी तो फिर मुझे बता देंगे, और कौन सा नहीं पता लगता है वो हम फिर से करा देंगे। और कोई भी स्टूडेंट चुप नहीं रहेगा, ठीक है, छुपाना नहीं है कुछ भी मेरे से, सभी बच्चे बताएंगे कोई भी उनको प्रॉब्लम आती है। जो बच्चे चुप रहेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चुप नहीं रहेंगे, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो।